मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने चैनल उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में हम जॉर्ज पंचम की नाक कहानी के विषय में पढ़ेंगे। कहानी लिखने का कमलेश्वर जी का क्या उद्देश्य है, क्यों लिखी ये कहानी, ये सब हम पढ़ने जा रहे हैं। साथ ही इस कहानी के वस्तुनिष्ठ और लघु उत्तरीय प्रश्न भी हम अभी हल करेंगे। जॉर्ज पंचम की नाक ये कहानी कक्षा 10वीं एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में संकलित है, कृतिका भाग 2 में। पहले अभी हम पढ़ेंगे कहानी लिखने का उद्देश्य क्या है, क्यों लिखी, क्या है इस कहानी का सारांश। उसके बाद इसके प्रश्न करेंगे। सभी बच्चे मेरे साथ इन प्रश्नों को हल करेंगे। वीडियो को अंत तक अवश्य देखेंगे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बच्चे सभी प्रश्नों को अपनी नोटबुक में लिखेंगे, ताकि आपको आगे जब तैयारी करो तो उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। चलिए अब देखते हैं आगे क्या है। जॉर्ज पंचम की नाक कहानी पाठ का सारांश। क्या कहना चाह रहे हैं कमलेश्वर जी इसके द्वारा। देखिए, जॉर्ज पंचम की नाक कमलेश्वर द्वारा, इसके लेखक कौन है बेटा? कमलेश्वर द्वारा रचित एक व्यंग्यात्मक दास्तान है, व्यंग्यात्मक कहानी है। ठीक है। प्रस्तुत लेख में, इस प्रस्तुत पाठ में ये शिक्षा मिलती, क्या शिक्षा मिलती है कि हम आज़ाद तो हो चुके हैं, भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल चुकी थी, और कमलेश्वर जी ने यह कहानी आज़ादी के बाद लिखी है। लेकिन अभी भी अंग्रेजी मानसिकता के गुलाम बने बैठे। अंग्रेजों ने हमें मुक्त कर दिया, अंग्रेजों की दास्ता से हमें मुक्ति मिल गई है, लेकिन लगभग 200 सालों तक अंग्रेजों ने हम पर जो शासन किया था, उसकी एक मानसिकता हमारे अंदर बैठ चुकी है, उसने हमारे अंदर पैठ बना ली है, हम उसके गुलाम बने बैठे हैं। अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचारों की वजह से भारतीयों में उनके खिलाफ रोष था। जो अंग्रेज सरकार थी, उन्होंने हम भारतीयों पर जो अत्याचार किए थे, उसके खिलाफ भारतीय लोगों के दिलों में क्रोध था, रोष था। और यही वजह है कि प्रस्तुत लेख में ब्रिटिश शासन के प्रति तिरस्कार की भावना प्रकट करने के लिए जॉर्ज पंचम की नाक को ही काट दिया है। इस जो नाक है वो मान सम्मान का प्रतीक होती है, इज्जत का प्रतीक होती है, और लेखक ने इस पाठ के माध्यम से उनकी इज्जत को, अंग्रेजों की इज्जत को, उनके मान सम्मान को ही काट दिया, उनके प्रति तिरस्कार की भावना को व्यक्त किया है। ठीक है। लेखक कमलेश्वर ने इस लेख के माध्यम से रानी एलिजाबेथ द्वितीय के भारत आने पर भारतीय शासन व्यवस्था की शर्मनाक हरकत और उनकी मानसिकता का वर्णन भी किया है। जो भारतीय लोग थे, जो कुछ सरकारी तंत्र के अधिकारी थे, उनकी जो हरकत थी वो शर्मनाक थी, उनकी जो मानसिकता थी उसका वर्णन इस पाठ के माध्यम से किया है। ठीक है। ये क्या था इस पाठ का सारांश। अभी हम करेंगे इस पाठ के, इस कहानी के प्रश्न। ठीक है। तो आगे के जो प्रश्न हम करेंगे, जो कि पहले होंगे बहुविकल्पीय मल्टीपल चॉइस वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है। और उसके बाद होंगे लघु उत्तरीय। सभी प्रश्नों को अब मेरे सभी बच्चे लिखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा। पहला प्रश्न आता है, रानी एलिजाबेथ की कौन कौन से देश के दौरों पर जाना था। जब ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ भारत दौरे पर आ रही थी, तो उसको भारत के अलावा दूसरे देशों में भी जाना था। वो कहाँ कहाँ जाना चाहती थी, ये हमने कहानी में पढ़ा था। आपको पता है तो आप बताएंगे अवश्य, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे अपना उत्तर। कहाँ कहाँ जाना था? हिंदुस्तान, नेपाल, पाकिस्तान या फिर सभी। देखिए, जब ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ हिंदुस्तान के दौरे पर आ रही थी, तो उसको हिंदुस्तान के अलावा नेपाल भी जाना था, पाकिस्तान भी जाना था। तो हमारा उत्तर क्या होगा? उपयुक्त सभी देशों का दौरा उन्हें करना था। अगला प्रश्न आता है,
चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों की नाक को मापने के लिए मूर्तिकार कहाँ पर गया? देखिए, जब जॉर्ज पंचम की नाक नहीं थी मूर्ति पर, तो एक जो मूर्ति बनाने वाला था उसने सलाह दी, मशवरा दिया कि जो भारत के बहुत सारे जो नेता हुए हैं, क्यों ना उन्हीं की नाक को काट लिया जाए। तो उनकी नाकों को काटने के लिए, उनकी नाकों का नाप लेने के लिए भेजा गया। लेकिन जब हमें इस बात यहाँ ये बताना है कि जो हमारे जो आज़ादी के मसीहा हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, उनकी लाटों की नाक को मापने के लिए मूर्तिकार कहाँ गया, मूर्ति बनाने वाला कहाँ गया? उनकी चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, इनकी जो मूर्तियाँ थी वो कहाँ थी, ये बताना है यहाँ पे। दिल्ली में थी, हरियाणा में, राजस्थान में या उत्तर प्रदेश में? कहाँ थी? उत्तर प्रदेश में। कहाँ थी? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, गह विकल्प सही है। अगला प्रश्न आता है कि लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाट कहाँ पर थी? देखिए, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, इनकी जो मूर्तियां थी वो उत्तर प्रदेश में थी, और इनकी मूर्तियों की जो नाक थी उसका माप लेने के लिए मूर्तिकार उत्तर प्रदेश गया था। लाला लाजपत राय, भगत सिंह की लाट कहाँ पर थी, उनकी मूर्तियां कहाँ पर स्थापित की गई थी? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। कहाँ पर की गई थी? लाला लाजपत राय पंजाब से थे, तो ये पंजाब में थी। कहाँ थी? पंजाब में। ठीक है, अगला देखते हैं। सन 1942 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां कहाँ स्थापित हैं? सन 1942 में जो शहीद हुए थे बच्चे, उनकी मूर्तियां की नाक को भी जॉर्ज पंचम की नाक पर, मूर्ति की नाक पर लगाने की योजना बात चली, तो फिर उसको मूर्तिकार को बच्चों की मूर्तियों की नाक का नाप लेने के लिए भेज दिया जाता है। वो कहाँ थी ये बताना है। जब ये जो हमारे आज़ादी के मसीहा हैं, आज़ादी के जो नेता हैं, उनकी नाक से बात नहीं बनी, तो उसके बाद जो बच्चों की मूर्तियों की जो नाक थी उसका नाप लेने के लिए मूर्तिकार को भेजा गया। ये मूर्तियों की नाक कहाँ थी ये देखना है इस प्रश्न में। इंडिया गेट पे। अगला विकल्प देखते हैं क्या है। लाल किले पर, बिहार के सेक्रेटेरिएट के सामने, या इनमें से कोई नहीं। देखिए बच्चों, सन 1942 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां थी, वो कहाँ थी? बिहार के सेक्रेटेरिएट के सामने थी। कौन सा विकल्प सही होगा? ग विकल्प बिल्कुल सही है। हम क्या लिखेंगे? बिहार के सेक्रेटेरिएट के सामने। अगला प्रश्न आता है, भारतीय नेताओं और शहीद बालकों की नाक को जॉर्ज पंचम की नाक से अधिक बड़ी बताने में लेखक का क्या आशय है? जॉर्ज पंचम के प्रति आदर व्यक्त करना है, या भारतीय नेताओं व शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि है, या फिर मूर्तिकार के अथक प्रयास है, या फिर सभी है? कौन सा होगा इसका विकल्प? आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन सा क्या विकल्प सही है। आप इतना लिख दीजिए कि क, ख, ग या घ कौन सा सही है। देखिए, भारतीय नेताओं और शहीद बालकों की नाक को जॉर्ज पंचम की नाक से अधिक बड़ी बताने का लेखक का क्या आशय है? कि वो भारतीय नेताओं और शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करना चाहता था। ठीक है, ख विकल्प सही होगा कि भारत के जो बच्चे हैं उनकी नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी है, उनके प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त किया है, ये कह के इस बात को बता के लेखक ने। ठीक है, लेखक कौन है? कमलेश्वर। अब देखिए, जिस भी बच्चे ने, जिस भी व्यूवर्स ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, कृपया करके लाइक कर दीजिए। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी करें, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि उनको भी इन प्रश्नों का लाभ मिले, वो भी अपनी तैयारी को अच्छे से कर पाए। अगला प्रश्न देखते हैं। पाठ में नाक के लिए कौन सा युद्ध होने की बात कही है?
कही गई है? नाक के लिए कौन सा युद्ध होने की बात कही गई है, ये बताना है। गृह युद्ध, मल्ल युद्ध, गुरिल्ला युद्ध। नाक के लिए गुरिल्ला युद्ध होने की बात कही गई है इस पाठ में। ठीक है, वीडियो को पॉज करके, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, वीडियो को पॉज करके सभी बच्चे इन प्रश्नों को लिखेंगे अवश्य। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अंत में मूर्तिकार ने जॉर्ज पंचम की नाक पर कैसी नाक लगाने का निर्णय लिया? जब किसी भी तरह से बात नहीं बनी, कहीं भी जॉर्ज पंचम की नाक की मूर्ति पर जो नाक थी उसका माप सही नहीं बैठ रहा था, तो आखिर में अंत में कैसी नाक लगाने का निर्णय लिया गया था? जिंदा नाक लगाने का, या पत्थर की नाक लगाने का, या कागज की नाक लगाने का, या फिर प्लास्टिक की नाक लगाने का? कैसा लिया गया था? सभी को पता है, सभी ने पाठ पढ़ा हुआ है, कहानी पढ़ी हुई है, तो क्या बताएंगे? जिंदा नाक लगाने का। ठीक है, अगला देखते हैं। मूर्तिकार की विवशता का क्या कारण था? मूर्तिकार विवश क्यों था? लालच, बीमारी, गरीबी, आत्म प्रशंसा। वो किसी भी तरह मूर्ति पर नाक लगाने के लिए अड़ा हुआ था कि मुझे किसी भी कीमत पर, किसी भी हाल में मूर्ति पर नाक लगानी है। परामर्श पर परामर्श दिया जा रहा था कि इस बात, यहाँ से बात नहीं बनी, यहाँ की नाक का माप नहीं मिलान हुआ, तो वहाँ से लगाई जाए, फिर वहाँ से लगाई जाए। तो वो उसकी क्या वजह थी ये? तो हम क्या बताएंगे? गरीबी। मूर्तिकार जो गरीब था और वो किसी भी तरह मूर्ति पर नाक लगा के प्रशासन से पैसे लेना चाहता था। मूर्ति पर नाक लगाएगा तो उसको नाक लगाने के बदले में धन मिलेगा और उस धन से उसका गुजारा होगा। तो उसकी व्यवस्था क्या थी? गरीब था वो। गरीबी क्या होगा? गरीबी। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी में मूर्तिकार ने किन बच्चों का उल्लेख किया है? कौन से बच्चे थे जो बिहार के सेक्रेटेरिएट के लॉन में जिनकी मूर्तियां लगी हुई थी, जिनका उल्लेख यहाँ पे किया है? तो वो कब हुए थे वो शहीद बच्चे? तो क्या बताएंगे? नालायक बच्चों का, या खेल में प्रथम आने वाले बच्चों का, या सन 1942 में शहीद होने वाले बच्चों का, या शिक्षा के क्षेत्र में नाम कमाने वाले बच्चों का? देखिए, मैंने हिंट दे दिया था कि कौन से बच्चों का किया है, तो मैंने आपको अभी बताया था कि शहीद होने वाले बच्चे। तो कौन सा उत्तर सही होगा? ग उत्तर सही होगा। सन 1942 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियों का नाक, ठीक है, उसका जिक्र हुआ है, जो बिहार के सेक्रेटेरिएट के लॉन में उनकी बच्चों की मूर्तियां लगी हुई थी। तो क्या उत्तर होगा इसका? सन 1942 में शहीद होने वाले बच्चों का। इन बच्चों का उल्लेख किया है मूर्तिकार ने यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो गए हैं। इन प्रश्नों को मैं यहाँ लिखूंगी, आप भी लिख लीजिएगा। घुमा फिरा के प्रश्न लगभग एक जैसे ही है, बस आपको ये समझना है कि प्रश्न क्या पूछा गया है, अपने आप बता दोगे आप उसका उत्तर, क्योंकि कहानी सभी बच्चों ने पढ़ी हुई है। जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के लेखक का क्या नाम है? कई बार इन प्रश्नों में जिक्र हो चुका है कि पाठ के लेखक कौन है, क्या नाम है लेखक का? कमलेश्वर। क्या लिखेंगे? कमलेश्वर। ठीक है, एक बार फिर से लिख देती हूँ, कमलेश्वर। कमलेश्वर इस पाठ के लेखक हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 का उत्तर है ये। अगला प्रश्न देखते हैं। इंग्लैंड की महारानी कौन थी? यानी कि इंग्लैंड की महारानी का क्या नाम है, ये बताना है। तो क्या होगा? रानी एलिजाबेथ। रानी एलिजाबेथ, इंग्लैंड की महारानी का ये नाम है, रानी एलिजाबेथ। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। रानी एलिजाबेथ का दर्जी क्यों परेशान था? क्यों परेशान था रानी एलिजाबेथ का दर्जी?
क्या लिखेंगे? देखिए रानी को कहाँ कहाँ जाना था, पहला ही प्रश्न आया था, हिंदुस्तान भी आना था उनको, पाकिस्तान भी और नेपाल भी। ठीक है, तो रानी की परेशानी, दर्जी की परेशानी का कारण क्या था कि वो हिंदुस्तान जाएगी, पाकिस्तान, नेपाल, तो वहाँ की संस्कृति के अनुसार कैसी पोशाक पहनेगी, वहाँ की कल्चर क्या है, कल्चर के अनुसार कैसी पोशाक रानी को पहननी चाहिए, उसी पोशाक को लेकर रानी परेशान, दर्जी परेशान था। तो हम क्या लिखेंगे? लिख लीजिए, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान कोमा लगा के, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर, इतना लिख लीजिए, इसको डिलीट करके आगे फिर लिखते हैं। ठीक है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर, आगे लिखते हैं। आप देखिए आगे लिखते हैं कि जब रानी हिंदुस्तान, नेपाल, पाकिस्तान जाएगी तो वहाँ के दौरे पर, तो हमने क्या लिखा? हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी द्वारा क्या होगा? रानी द्वारा पहने जाने वाले, पहने जाने, ठीक है, ये लिख दीजिए, रानी द्वारा पहने जाने वाले पोशाक के कारण, पोशाक के कारण क्या था? दर्जी परेशान था। ठीक है, कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी द्वारा पहने जाने वाली पोशाक के कारण दर्जी परेशान था। ये इस प्रश्न का उत्तर होगा। कौन से प्रश्न का? प्रश्न नंबर 12, रानी एलिजाबेथ का दर्जी क्यों परेशान था? क्योंकि जब रानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर जाएगी तो वो कैसी पोशाक पहनेगी, यही उसकी परेशानी का कारण था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13, रानी के सेक्रेटरी और जासूस कहाँ का तूफानी दौरा करने वाले थे? रानी की जो सेक्रेटरी थे और जासूस थे वो किस जगह का तूफानी दौरा करने वाले थे, ये प्रश्न बताना है। तो हम क्या बताएंगे? उस महाद्वीप पर जहां रानी को दौरे पर जाना था। क्या लिखेंगे? लिख लीजिए, उस महाद्वीप, उस महाद्वीप पर जहां रानी को, ठीक है, उस महाद्वीप पर जहां रानी को, आगे लिखते हैं, दौरे पर जाना था, दौरे पर जाना था। ठीक है, वीडियो को पॉज करके सभी बच्चे अच्छे से प्रश्न का उत्तर लिख लेंगे कि उस महाद्वीप पर जहां रानी को दौरे पर जाना था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14, रानी के पहुंचने से पहले किन लोगों की फौज तैयार की गई थी? जब रानी हिंदुस्तान पहुंचने वाली थी, उसके पहुंचने से पहले ही कौन से लोगों की फौज तैयार की गई थी? तो क्या बताएंगे? फोटोग्राफरों की, फोटोग्राफरों की। आधुनिक दौर आ चुका था, रानी जहां जहां जाएगी उसकी फोटो खींची जाएंगी, अखबारों में, न्यूज़पेपर में, टीवी पर, समाचार पत्रों में, यानी कि अखबार, समाचार पत्र, इनमें वो उनकी जो जाने के दौरे पर जो जो कार्यक्रम में शामिल होंगी वहाँ की फ़ोटो खींच के लोगों के सामने प्रस्तुत की जाएंगी। तो उससे पहले एक फोटोग्राफरों की फौज तैयार कर दी गई थी रानी के पहुंचने से पहले ही। अगला प्रश्न है, भारत में महारानी को कौन से हवाई अड्डे पर उतरना? जब भारत हिंदुस्तान रानी आ रही थी तो उसको उतरना था हवाई अड्डे पर, तो कहाँ उतरना था? तो क्या बताएंगे? कौन से हवाई अड्डे पर उतरना था? प्रश्न नंबर 15, इसका उत्तर क्या होगा? पालम।
पालम जहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ पर रानी को उतरना था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16, रानी एलिजाबेथ के रेशमी सूट की कीमत क्या थी जिसे पहनकर रानी भारत के हवाई अड्डे पर उतरना चाहती थी। रानी जब हिंदुस्तान आ रही थी उसने एक रेशमी सूट पहना हुआ था। उस रेशमी सूट की कीमत क्या थी, कितने रुपए का सूट पहना हुआ था, तो हम क्या बताएंगे, कितने रुपए का था, 5,000 रुपए का। ठीक है, कितने का था, 5,000 रुपए का। अगला प्रश्न देखते हैं। लेखक के अनुसार कुछ नाकों को उतार कर कहाँ पहुंचा दिया गया था। लेखक के अनुसार कुछ नाकों को उतार कर कहाँ पहुंचा दिया गया था, अजायब घर। क्या लिखेंगे, अजायब घर, यानी कि संग्रहालय, म्यूजियम। ठीक है, वहां पहुंचा दिया गया था। अगला प्रश्न आता है, जॉर्ज पंचम की मूर्ति से क्या गायब हो गया था। प्रश्न नंबर 18, क्या गायब हो गया था, किसकी बात चल रही है, नाक की बात चल रही है, तो क्या गायब हो गया था, उसकी नाक ही गायब हो गई थी। तो उत्तर क्या होगा, नाक। नाक किसका प्रतीक है, शुरुआत में ही बताया था किसका प्रतीक है नाक, मान सम्मान, मान सम्मान। ठीक है, मान सम्मान का प्रतीक है, इज्जत का प्रतीक, मान सम्मान कह लो, इज्जत कह लो, इसका प्रतीक है नाक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जॉर्ज पंचम की लाट कहाँ पर स्थित है। जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति थी जिसकी नाक गायब हो चुकी थी, वो कहाँ स्थित है, ये बात हमें बतानी है। प्रश्न नंबर 20, कहाँ है, दिल्ली में। क्या बताएंगे, दिल्ली, दिल्ली में इंडिया गेट के पास, इंडिया गेट के, दिल्ली में इंडिया गेट के आगे क्या लिखते हैं, पास, राजघाट पर, राजपथ पर। ठीक है, राजघाट मैंने गलती से बोल दिया, राजपथ पर, राजपथ पर, दिल्ली में इंडिया गेट के पास राजपथ पर जॉर्ज पंचम की लाट स्थित है। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 20 का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, काउंसजी और जहांगीर की मूर्ति की नाक का नाप लेने के लिए मूर्तिकार को कहाँ जाना पड़ा, कहाँ जाना पड़ा, मुंबई में जाना पड़ा, मुंबई। ठीक है, इनकी दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी आदि की मूर्तियों का नाप, जहांगीर आदि की मूर्तियों का नाप लेने के लिए मूर्तिकार को मुंबई जाना पड़ा। ठीक है बच्चों, सभी ने लिख लिए होंगे, नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए। आगे चलते हैं। और फिर से कह रही हूँ, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कृपया करके लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें ताकि मेरा उत्साह वर्धन हो और आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहे। आगे का प्रश्न देखते हैं, क्या है, गांधी जी सरदार पटेल विट्ठल भाई पटेल की मूर्ति की नाक का नाप लेने के लिए मूर्तिकार को कहाँ जाना पड़ा। देखिए, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, इनकी जो मूर्तियाँ थी, इनके सम्मान में जो मूर्तियाँ स्थापित की थी वो अलग अलग जगह पे थी। तो जो मूर्तिकार है उसको जहाँ जहाँ इन स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्ति लगी हुई थी वहाँ वहाँ जाना पड़ा। किसकी कहाँ लगी हुई थी हमें ये याद रखना है। गांधी जी सरदार पटेल विट्ठल भाई पटेल की मूर्ति की नाप लेने के लिए मूर्तिकार को कहाँ जाना पड़ा, यानी कि इनकी मूर्तियाँ कहाँ लगी हुई थी, गुजरात में। कहाँ लगी हुई थी, गुजरात में। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 का उत्तर क्या है, गुजरात। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, गुरुदेव रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय की मूर्तियों की नाक परखने के लिए मूर्तिकार कहाँ गए। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय की मूर्तियों की नाक के लिए कहाँ जाना पड़ा मूर्तिकार को,
कहाँ थी इनकी मूर्तियां? बंगाल में। कहाँ थी? बंगाल में। ठीक है, इनकी मूर्तियां कहाँ थी? बंगाल में। यानी कि देश के हर कोने में मूर्तिकार को जाना पड़ा मूर्ति का नाप लेने के लिए। जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति थी उस पर फिट बैठे ऐसी मूर्ति का नाप लेने के लिए जाना पड़ा। अंत लेकिन उसको मिल नहीं पाता है, क्योंकि हिंदुस्तान की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी है, यानी कि मान सम्मान बड़ा है हमारा। आगे देखते हैं। जॉर्ज पंचम की नाक पाठ हिंदी साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? कैसा है? कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, निबंध है, क्या है ये प्रश्न हम कई बार कर चुके हैं और इसका उत्तर हमने कई बार कर लिया है। क्या है ये? सभी बच्चों को पता है। क्या बताएंगे, क्या लिखेंगे? जल्दी से आप लिखिए, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। क्या है ये? कहानी है, नाटक है, निबंध है, उपन्यास है, संस्मरण है, रिपोर्टाज है, क्या है ये कहानी? जॉर्ज पंचम की नाक क्या है? कहानी है। क्या है? कहानी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। जब पहाड़ों पर मूर्ति की नाक के लिए पत्थर नहीं मिला तो मूर्तिकार ने क्या सुझाव दिया? मूर्तिकार ने कहा था कि मैं इस मूर्ति पर नाक लगा दूंगा और मैं हिंदुस्तान के पहाड़ों से भली भांति परिचित हूँ। मैं पता कर लूंगा कि ये जो मूर्ति बनी हुई है इसका पत्थर कौन से पहाड़ से लाया गया है, तो पहाड़ों पर भी जाता है। ठीक है, तो जब पहाड़ों से मूर्ति की नाक के लिए पत्थर नहीं मिला, घूम आया हिंदुस्तान के प्रत्येक पहाड़ पर वो गया, पत्थरों की तलाश की, लेकिन उसने देखा कि ये जिस पत्थर की ये मूर्ति बनी हुई है हिंदुस्तान के पर्वतों में, पहाड़ों पर वो पत्थर नहीं है। तो उसने क्या सुझाव दिया वो देखते हैं। क्या लिखेंगे इस प्रश्न का उत्तर? देखते हैं कि देश के जिस नेता की मूर्ति की नाक, ठीक है, आप लिख लीजिएगा इतना कि देश के जिस नेता, ये नेता है, नेता की मूर्ति की नाक, आगे मैं लिखती हूं, लाट पर ठीक बैठे उसे लगा दिया जाए। कि देश के जिस नेता की मूर्ति की नाक लाट पर ठीक बैठे उसे लगा दिया जाए। वीडियो को पॉज करके ये प्रश्न का उत्तर लिख लीजिए। जब मूर्तिकार पहाड़ों पर घूम आया, उसको वैसा पत्थर नहीं मिला, तब उसने ये कहा था कि हमारे देश में बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हुए, नेता हुए हैं, उनकी भी मूर्तियां लगी हुई हैं और उनकी मूर्तियों पर जो नाक है वो उस नाक का माप लिया जाए और वो माप अगर ठीक आता है तो उसी को इस मूर्ति पर लगा दिया जाए। तो मैंने इसका उत्तर लिख दिया, आप भी लिख लीजिए। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 26। देश के नेताओं की मूर्तियों की नाक जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक पर क्यों ना लग सकी? इसका क्या लिखेंगे? क्योंकि जॉर्ज पंचम, ठीक है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक, क्योंकि जॉर्ज पंचम की लाट की नाक, आगे देखते हैं, इन सब से छोटी थी। क्योंकि जॉर्ज पंचम की लाट की नाक इन सब से छोटी थी, यानी कि भारतीय नेताओं की मूर्तियों की नाक बड़ी थी, भारतीयों का नाक बड़ा है, उनकी मान सम्मान, उनका इज्जत बड़ा है। तो आपको क्या लिखना है? क्योंकि जॉर्ज पंचम की लाट की नाक इन सब से छोटी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। लाट से जॉर्ज पंचम की नाक हटाने का मुख्य कारण क्या रहा होगा? जॉर्ज पंचम की मूर्ति की जो नाक थी वो हटा दी गई,
क्यों हटाई गई, क्या कारण से हटाई गई, क्या वजह थी? तो भारतीयों के क्या लिखेंगे, भारतीयों के अपमान का बदला लेने के लिए। ठीक है, क्या उत्तर होगा कि भारतीयों के अपमान का बदला लेने के लिए जॉर्ज पंचम की लाट से नाक को हटा दिया गया होगा, संभावना की है। ठीक है, कि भारतीयों के अपमान का बदला लेने के लिए। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 28। दिल्ली की काया पलट क्यों होने लगी? जब रानी एलिजाबेथ आने वाली थी तो जो इमारतें थी, सड़कें थी, इमारतों पर रंग रोगन कर दिया गया, सड़कों की सफाई की, यानी कि चप्पे चप्पे में साफ सफाई की गई। क्यों की गई? रानी के स्वागत के लिए। रानी आ रही थी, इंग्लैंड की महारानी थी जो भारत दौरे पर आ रही थी। भारत पर भी उसी का शासन था क्योंकि भारत तो अंग्रेजों का गुलाम था। अब रानी आ रही है तो उसके स्वागत के लिए इतनी सारी व्यवस्था, इतनी सारी तैयारियां तो की जाएंगी। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? दिल्ली का काया पलट क्यों होने लगा था? रानी एलिजाबेथ के स्वागत में। क्या लिखेंगे? रानी एलिजाबेथ के स्वागत में। रानी एलिजाबेथ के स्वागत में दिल्ली का कायापलट होने लगा था। अगला देखते हैं। जॉर्ज पंचम की नाकपाठ के माध्यम से लेखक ने किस पर व्यंग्य किया है? मैंने पहले ही बताया था, एक व्यंग्यात्मक कहानी है, एक व्यंग्यात्मक दास्तान है, इसके माध्यम से किस चीज पे व्यंग्य किया है? क्या लिखेंगे इसका उत्तर? प्रश्न नंबर 29, गुलामी की मानसिकता पर। गुलामी की मानसिकता। अंग्रेज भारत को छोड़कर जा चुके हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिल चुकी है, लेकिन अब भी भारतीयों पर अंग्रेजों की जो गुलामी की एक तरह से उनके मन पर छाई हुई है। उनकी जो मानसिकता है वो अभी भी पूरी तरह से अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त नहीं हो पाई है। लोगों को लग रहा है मानसिक रूप से कि वो अब भी अंग्रेजों के गुलाम है। तो उसी गुलामी की मानसिकता पर लेखक ने व्यंग्य किया है। इस कहानी का उद्देश्य यही है, लिखने का यही है वजह लेखक की, कमलेश्वर की। अगला देखते हैं। मूर्ति को जिंदा नाक लगाने से पूर्व आसपास के तालाब को साफ कर ताजा पानी से क्यों भरा गया? क्या है? मूर्ति को जिंदा नाक लगाने से पूर्व आसपास के तालाब को साफ कर ताजा पानी से क्यों भरा गया? पाठ में पढ़ा था, ताकि जिंदा नाक सूखने ना पाए। ताकि, क्या लिखेंगे? जिंदा नाक सूखने ना पाए, ताकि जिंदा नाक सूखने ना पाए। इस वजह से आसपास के तालाब जो थे उनको साफ किया गया और ताजा पानी से भरा गया। अगला प्रश्न आता है। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ क्या नहीं था? नाक नहीं थी। क्या नहीं था? नाक नहीं थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ क्या नहीं थी? नाक नहीं थी। देखते ही देखते दिल्ली का हो गया, क्या हो गया? अभी पढ़ा था, जो प्रश्न नंबर 28 में आ रहा है। क्या हो गया? काया पलट। काया पलट हो गया, यानी कि हर तरह से साफ सफाई की गई, दीवारों को, इमारतों को रंग रोगन किया गया। रानी के स्वागत में दिल्ली को सजाया गया। कि दिल्ली का क्या हो गया? काया पलट हो गया। तो ये कमलेश्वर की कहानी, व्यंग्यात्मक कहानी, जॉर्ज पंचम के नाक के लघु उत्तरीय और वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। उम्मीद करती हूँ सभी बच्चों ने लिखे अवश्य होंगे। नहीं लिखे हैं तो फिर भी आप लिख लीजिएगा और अपनी तैयारी को अच्छे से बनाए रखें, ताकि हमें कोई
परीक्षा में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। अगली क्लास में अगले प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो, आप अपनी तैयारी अच्छे से करें, आपको परीक्षा में अच्छे मार्क्स आए, यही मेरी कामनाएं हैं। हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो। फिर मिलेंगे।